Hello everyone, I am Yamini Tukral welcoming you to Adda 24/7 School। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर जो कि है हमारा एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, मतलब उसके स्टडी को हम लोग बोलते हैं क्या? एवोल्यूशन। प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म से अब तक की स्टडीज को हम लोग एवोल्यूशन बोलते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं द ओरिजिन ऑफ लाइफ, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। नेक्स्ट उससे सब टॉपिक पढ़ेंगे हम अडैप्टिव रेडिएशन एंड बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। उसकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, एंड लास्ट अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन एंड ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन। और इसके बाद में हम जो सॉल्व करेंगे हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ से। ओरिजिन ऑफ लाइफ, सबसे पहले इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या होता है? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ द लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ। हिस्ट्री ऑफ द लाइफ फॉर्म्स को पढ़ने को हम लोग क्या बोलते हैं? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। जो कि मैं बता रही हूं कि लाइफ फॉर्म्स कैसे आई, कैसे उन्होंने जन्म लिया, कैसे वो बढ़ी और कैसे वो मर गई, उसको हम लोग पढ़ने को क्या बोलते हैं? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। अब हमसे पहले भी बहुत सारी स्पीशीज आई थी, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आए थे जो कि थे, तो उनको पढ़ने के लिए कि वो कैसे रहते थे, उनका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ये सब पढ़ने के लिए हम लोग इवोल्यूशनरी बायोलॉजी को ऑप्ट करते हैं। द प्लैनेट अर्थ इट केम इनटू एग्जिस्टेंस समटाइम बिटवीन द 4 and 5 बिलियन ईयर्स अगो। सो प्लैनेट अर्थ हमारी कब आई थी? हमारी प्लैनेट अर्थ आई थी 4 to 5 बिलियन ईयर्स अगो। लाइफ कब आई थी हमारी प्लैनेट पे? 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। 3.5 बिलियन ईयर्स अगो हमारी लाइफ आई थी। अप्रोक्सीमेटली 15 मिलियन जो है स्पीशीज हैं इवॉल्व, जो हो चुकी हैं, जो बन चुकी हैं, 15 मिलियन स्पीशीज, पर उनके अंदर से हमने सिर्फ 2 मिलियन ही आइडेंटिफाई करी हैं। कितनी आइडेंटिफाई करी हैं? सिर्फ 2 मिलियन, जिसमें हमें लगता है कि इतनी ज्यादा स्पीशीज हम लोग देख चुके हैं। तो कितनी स्पीशीज थी हमारी? 15 मिलियन, पर आइडेंटिफाई कितनी करी हमने? सिर्फ 2 मिलियन स्पीशीज। In this lesson, we will learn how life of these at first originated on the earth and how such a vast variety of organisms known as biodiversity evolved through variation and natural selection। तो इस lesson में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो हमारी different biodiversity है ना, जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सारे कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे उनमें वेरिएशन आई और कैसे वो जो है इवॉल्व कर रहे हैं, कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री ऑफ द लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ, और कि कैसे बायोडाइवर्सिटी के अंदर वेरिएशन देखी जाती है और नेचुरल सिलेक्शन होता है। तो स्टार्ट करते हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ इट इज कंसिडर्ड अ यूनिक इवेंट। यूनिक क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट हुआ, ये और सारे मैकेनिज्म से, और सारे इवेंट से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हुआ इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा जो कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, जो कि हम बोलते हैं कि सिर्फ अर्थ पे है और किसी प्लैनेट पे नहीं है। मार्स पे हाँ कई लोग बोल रहे हैं कि मार्स पे भी सेम लाइफ होती है, पर अभी तक जो देखा गया है कि अर्थ पे ही जो है लाइफ चल रही है। सो इसे हम लोग क्या बोलते हैं कि जब एक ही जगह पे वो चीज हुई है, सिर्फ एक ही प्लैनेट पे वो चीज हुई है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज अ यूनिक इवेंट। कौन सा इवेंट है हमारा? यूनिक इवेंट है। रिलेटिवली स्पीकिंग द अर्थ इटसेल्फ इज ऑलमोस्ट ओनली अ स्पेक। एक छोटा सा स्पेक है। अगर हम पूरी यूनिवर्स या फिर पूरी गैलेक्सी की बात करें तो अर्थ एक छोटा सा स्पेक है, पर हमारी जो यूनिवर्स है वो बहुत ही ज्यादा ओल्ड है। हमारी है 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड, और हमारा अर्थ कितना ओल्ड है? 4 to 5 बिलियन ईयर्स। लाइफ कब आई थी? 3 बिलियन ईयर्स। तो ये सारे जो है सीक्वेंस में चल रहे हैं कि पहले हमारी यूनिवर्स बनी, उसके बाद हमारी अर्थ बनी, और उसके बाद में जो है उससे लाइफ ओरिजिनेट हुई। ह्यूज क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज दे कंप्राइज द यूनिवर्स। गैलेक्सीज बहुत सारी मिलके एक यूनिवर्स बनाती है। हमारी कौन सी गैलेक्सी है? हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की वे गैलेक्सी।
गैलेक्सी के अंदर बेसिकली क्या होता है, हमारे स्टार्स होते हैं जो कि हम लोग देखते हैं, डस्ट होती है और बहुत सारी गैसेस मौजूद होती हैं। तो गैलेक्सीज के अंदर क्या होता है, हमारे स्टार्स, गैसेस एंड डस्ट। वही कंसिडरिंग द साइज ऑफ द यूनिवर्स और द गैलेक्सी को ही अगर हम कंसिडर कर ले तो अर्थ एक छोटा सा स्पेक है। गैलेक्सी के अंदर मिल्क नहीं होता, मिल्की वे का मतलब यही नहीं समझना है कि उसके अंदर मिल्क होता है, उसके अंदर स्टार्स होते हैं, गैसेस होती है और क्लाउड्स होते हैं। क्लियर? क्लियर है यहां तक? तो आगे चलते हैं। द बिग बैंग थ्योरी, इस थ्योरी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। क्या होती है हमारी बिग बैंग थ्योरी? द बिग बैंग थ्योरी इट एक्सप्लेन्स that the origin of universe, it talks of a single huge explosion which is unimaginable in the size, unimaginable है वो हमारे size में। okay, the big bang theory it attempts to explain us the origin of universe and एक बड़ा explosion हुआ, एक huge explosion हुआ which is unimaginable। हम लोग वो physical terms के अंदर ना ही define कर सकते हैं, ना ही imagine कर सकते हैं कि वो कितना बड़ा explosion हुआ। The universe it expanded and it temperature the cool down, temperature जो था वो cool down हुआ। The Big Bang Theory it explains us the origin of universe। हमने origin of universe की बात करें तो Big Bang Theory ही जो है जो most accepted अभी है कि उसके अंदर क्या था, एक बहुत बड़ा explosion हुआ, हमारी जो यूनिवर्स है वो पूरी एक्सपैंड कर गई, टेम्परेचर कूल डाउन हो गया और उसकी वजह से लाइफ आ गई। हाइड्रोजन एंड हीलियम दे आर फाउंड समटाइम्स लेटर, द गैसेस दे कंडेंस्ड अंडर द ग्रेविटेशन एंड फॉर्म्ड द गैलेक्सीज। हीलियम और हाइड्रोजन जो है बाद में आई थी, ऑक्सीजन तो पहले था ही नहीं, क्योंकि हमारा क्या था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। हमारा क्या था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, तो ऑक्सीजन हमारी थी ही नहीं। तो जो हीलियम और हाइड्रोजन आई वो बाद में आई थी, जो गैसेस थी वो कंडेंस हुई, कूल डाउन हुई अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के फोर्स के अंदर वो जो है कूल डाउन हुई और उन्होंने क्या बनाया, गैलेक्सीज बनाई, गैलेक्सीज बनाई जो कि प्रेजेंट डे यूनिवर्स को कंप्राइज करती हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज। इन द सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी द अर्थ was supposed to have been formed 4.5 billion years back. So मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर इट वॉज बिलीव्ड कि अर्थ जो है 4.5 बिलियन ईयर बैक ही बन गई थी। देयर वॉज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ। अब कोई एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो कैसे कोई लिविंग बीइंग जो है सरवाइव कर पाएगा, तो वही हमने यहाँ पे देखा कि देयर वॉज नो एटमॉस्फेयर, कोई एटमॉस्फेयर नहीं था 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। तभी 1 बिलियन ईयर लग गया अर्थ पे लाइफ को लाने के लिए। धीरे 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 एवोल्यूशन की वजह से जो है अर्थ के ऊपर जो है लाइफ आई है। वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया दे वर रिलीज्ड फ्रॉम द मोल्टन मास, दे वर रिलीज्ड फ्रॉम द मोल्टन मास। सबसे पहले कुछ नहीं था, पर जब वॉल्केनिक इरप्शंस हुई तो मोल्टन मास के अंदर से क्या आया था, हमारा वाटर वेपर, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। ठीक है, तो कौन कौन से हमारे फर्स्ट आए थे, वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। और उन्होंने क्या किया, कवर कर लिया सरफेस को, उन्होंने सरफेस को कवर कर लिया। जो यूवी रेज आई हमारी सन से, जो यूवी रेज हमारी सन से आई वो किस में ब्रेक डाउन हो गई, इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और जो हाइड्रोजन था वो उसके लाइट वेट की वजह से निकल गया, वो एस्केप हो गया। ऑक्सीजन ने कंबाइन किया अमोनिया के साथ और मीथेन के साथ और बनाया क्या, पानी बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और भी चीजें बनाई। जो ओजोन लेयर है इट वाज आल्सो फॉर्म्ड एज इट कूल्ड द वाटर वेपर फेल टू रेन एंड इट फिल्ड ऑल द डिप्रेशंस, और उसकी वजह से लेक्स बन गए। तो यूवी से हमारी कौन कौन सी दो गैसेस आई थी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन बीइंग लाइटर इट एस्केप्ड, वो उड़ गई। और ऑक्सीजन किससे कंबाइन किया, ऑक्सीजन ने अमोनिया के साथ कंबाइन किया और मीथेन के साथ कंबाइन किया और बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और भी चीजें। तो ये जो थी ये चीजें बनी थी हमारी, ये जो थी हमारी ये चीजें बनी थी। उसके बाद में
जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर इट कूल डाउन, वाटर वेपर कूल डाउन हुआ और वो पानी की तरह नीचे आया इन द फॉर्म ऑफ रेन। जो भी गड्ढे थे अर्थ पे, मार्स पे आप लोग सुनते हो ना कि कितने गड्ढे होते हैं, वैसे ही अर्थ पे जो गड्ढे थे ऐसे ऐसे करके उस पे पानी भरा और वो क्या बन गई, परमानेंट लेक्स बन गई, सी बन गए, ओशियन बन गए। तो 500 मिलियन ईयर्स बाद जो है लाइफ आई थी जब अर्थ बना था, उसके बाद 500 मिलियंस में यही सब जो है हमारी इवोल्यूशन के प्रोसेसेस चल रहे थे। सम साइंटिस्ट बिलीव दैट द लाइफ केम फ्रॉम आउटसाइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। इसे हम क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। इसमें साइंटिस्ट ने बिलीव किया कि बाहर से जो है लाइफ आई है। क्या बिलीव किया, जो बाहर से लाइफ आई है इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स, इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स। कैसे किया उन्होंने, मीटियोराइट्स, कॉमेट्स, इन सबको क्या किया, एग्जामिन किया जो बाहर से आ रहे थे, और उन्होंने देखा कि ये जो है ये लाइफ को ला रहे हैं। मीटियोराइट्स और कॉमेट्स जो बाहर से आ रहे हैं, अदर प्लैनेट से आ रहे हैं, वो अर्थ पे लाइफ को ला रहे हैं। तभी उन्हें बोला कि यूनिट्स ऑफ लाइफ कॉल्ड द स्पोर्स वर ट्रांसफॉर्म टू डिफरेंट प्लैनेट्स इंक्लूडिंग द अर्थ विच इज नोन एज पैंसपर्मिया। पैंसपर्मिया क्या थे, यूनिट ऑफ लाइफ, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पोर्स बोलते हैं। इट इज स्टिल अ फेवरेट आइडिया फॉर सम एस्ट्रोनॉमर्स, क्योंकि ये हमारी जो है खारिज हो गई थी, ये वाली थ्योरी जो है खारिज हो गई थी, किसी ने एक्सेप्ट नहीं की थी, पर आज भी कई एस्ट्रोनॉमर्स की ये फेवरेट है। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव्ड दैट लाइफ केम आउट ऑफ डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर। डिकेइंग और रॉटिंग मैटर से कैसे लाइफ आ सकती है, ये भी बिलीव किया गया था इन द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, कि स्ट्रॉ हो गई, मड हो गई, हमारे जितने भी डिकेइंग और रॉटिंग पार्टिकल्स पड़े हैं उनके अंदर से भी लाइफ आई है। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। लुइस पैस्चर ने दिखाया कि लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। पर अगर आज की लाइफ हमारी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आ रही है, हम बोलते हैं कि हमें हमारे माता पिता ने जन्म दिया है, तो माता पिता को किसने जन्म दिया और फिर उनके माता पिता को किसने जन्म दिया, तो अल्टीमेटली हमें एक सोर्स तो बताना पड़ेगा ना कि कहां से लाइफ आई। हम ये कैसे बोल सकते हैं कि प्री एग्जिस्टिंग आई, मतलब फिर भी जो फर्स्ट लाइफ थी वो कहां से आई, उसके बाद तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि एक लाइफ जो है पिछली वाली से निकल के आई है, पर वो पिछली वाली किधर से आई है। तो लुइस पैस्चर ने ये डिवाइस तो कर दिया, पर इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाई, ये डिसमिस हो गया, ये यही आंसर नहीं कर पाया कि फर्स्ट लाइफ हमारी कहां से आई थी, हमारी फर्स्ट लाइफ कहां से आई थी। He showed that in pre-sterilized flask, life did not came from killed yeast, while in another flask open to air, new organisms they arose from the killed yeast. ये हमारी क्या हो गई, spontaneous generation। spontaneous generation में यही था ना कि डेड और डिकेइंग से आएगा। तो लुइस पैस्चर ने देखा कि एक फ्लास्क के अंदर उन्होंने रखा कॉक लगा के, और उसके अंदर थे हमारे किल्ड ईस्ट, उसके अंदर क्या थे, हमारे किल्ड ईस्ट, और इसमें से देयर वाज नो लाइफ। पर जब उन्होंने इस फ्लास्क को ओपन कर दिया, बिना कॉक के रखा, उन्होंने इस फ्लास्क को ओपन कर दिया और बिना कॉक के रखा था, और इसके अंदर भी किल्ड ईस्ट थे, पर जब वो टेम्परेचर से, एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट किए, जो किल्ड ईस्ट थे उन्होंने टेम्परेचर से कांटेक्ट किया, एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट किया, तो इसके अंदर जो है हमारी लाइफ दिखाई दे गई थी। तो ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाला आइडिया ये तो पता चल गया, पर वो किल्ड ईस्ट, उस ईस्ट को आने के लिए भी तो कोई ना कोई सोर्स चाहिए था ना, उस ईस्ट को लाने के लिए भी कोई ना कोई सोर्स चाहिए था। वो सोर्स कहां से आता है वो स्पेसिफाई नहीं कर पाए, इसी वजह से हमारी जो ये थ्योरी है डिसमिस्ड हो गई कि फर्स्ट लाइफ फॉर्म तो फिर भी नहीं क्लियर हुआ कि कहां से आया। फर्स्ट लाइफ फॉर्म का क्लियर हुआ कि कहां से आया, मुझे तो क्लियर नहीं हुआ। उन्होंने ये बोल दिया कि किल्ड ईस्ट से आई, फिर किल्ड ईस्ट कहां से आया, ईस्ट भी तो कभी ना कभी आया होगा, तो वो किससे आया। तो यही जो चीजें थी, ये जो चीजें थी हमारी क्लियर नहीं हो पाई थी।
नेक्स्ट पे हम चलते हैं हेल्डेन एंड ओपेरन, बहुत ही फेमस जो है हेल्डेन और ओपेरन। उन्होंने बोला कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आई है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी कि हमारे आरएनए, प्रोटीन, ये सब हमारे क्या है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। तो उन्होंने यही बोला कि जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आई है, जैसे कि हमारे आरएनए, प्रोटीन एक्सेट्रा। और जो फॉर्मेशन ऑफ लाइफ है इट वाज प्रेसिडेड बाय अ केमिकल इवोल्यूशन। ओपेरॉन और हेल्डेन ने यही बोला कि सबसे पहले हमारे बने थे क्या, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। क्या बने थे, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो जब नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की हम लोग बात करते हैं तो हमारे क्या आते हैं, आरएनए हो गया, है ना, प्रोटीन हो गया, पॉलीसैकेराइड हो गया। जो हमारे बायोमॉलिक्यूल्स आते हैं वो हमारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना। तो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स की जब हम लोग बात करते हैं उन्हीं से जो है हमारा सेल बना और उन्हीं से हमारी लाइफ बनी है, उन्हीं से हमारी लाइफ बनी है। तो उसने यही बोला कि सबसे पहले नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आए थे और उसके बाद में उनसे लाइफ आई थी। इससे पहले क्या हुआ था, हमारा केमिकल एवोल्यूशन हुआ था। इससे पहले हमारा क्या हुआ था, केमिकल एवोल्यूशन हुआ था, विच इज द फॉर्मेशन ऑफ दीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम दी इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से हुआ था। द कंडीशंस ऑन द अर्थ दे वर हाई टेम्परेचर, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, volcanic storms and CH4, NH3 एक्सेट्रा, ये सारी गैसेस जो थी हमारी प्रेजेंट थी। तो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, हाई टेम्परेचर था, इसके अंदर कैसे ही कोई लिविंग फॉर्म एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसलिए पहले हमारे जो है मॉलिक्यूल्स आए थे। सबसे पहला अगर हम देखें इसके अकॉर्डिंग, सबसे पहले इनऑर्गेनिक आए, उसके बाद में हमारे ऑर्गेनिक आए और उसके बाद में उन्होंने क्या बनाया, सेल बनाया, उन्होंने सेल बनाया। तो ये प्रोसेस जो है उन्होंने बताया कि ऐसे जो है ये प्रोसेस चलता है, ऐसे ही ये प्रोसेस चलता है और ऐसे ही जो है लाइफ इवॉल्व होती है। मिलर ने क्या किया था 1953 में, उन्होंने ओपेरॉन और हेल्डेन का जो उन्होंने डिवाइस किया था उसके अकॉर्डिंग ही सिमिलर कंडीशंस बनाई लैबोरेटरी के अंदर और उसके अंदर क्या क्रिएट किया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया इन अ क्लोज्ड फ्लास्क। क्लोज फ्लास्क के अंदर क्या क्या चीजें थी, क्या क्या गैसेस थी, मेन हमारी CH4, H2, NH3 एंड वाटर वेपर। जब हम इनकी बात करें तो CH4 हमारा क्या हो गया, मीथेन, H2 हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन, NH3 क्या हो गया हमारा, अमोनिया, और H2O क्या हो गया हमारा, वाटर वेपर। ये सारी जो गैसेस थी उन्होंने रखी जो कि हमारे फर्स्ट रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में देखी गई थी, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने जो है रखा है। और इसको वैक्यूम में रखा, इसको वैक्यूम में रखा। देखो ये था हमारा हीट सोर्स जो कि हमारा वाटर सोर्स था, जिसे हम ओशियन की तरह कंसिडर कर रहे थे, ये हमारा वैक्यूम पंप हो गया, इलेक्ट्रिक लाइटनिंग डिस्चार्ज हो गया, कूलिंग सिस्टम हो गया। तो इससे पता चला He observed the formation of amino acids. अमाइनो एसिड्स किस लिए जरूरी होते हैं हमारे, अमाइनो एसिड्स इकट्ठे जुड़ के क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। तो उन्होंने देखा कि अमाइनो एसिड्स बन रहे थे इन सारी की सारी गैसेस से। इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक अमाइनो एसिड बन रहे थे और ऑर्गेनिक से क्या बने, हमारे प्रोटीन्स बने, जो हाई हैवी जो मॉलिक्यूल्स थे हमारे प्रोटीन्स बने। वैसे ही जब इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करा तो देखा कि शुगर्स भी बन रहे हैं जो कि हमारे क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, नाइट्रोजनस बेसिस, पिगमेंट और फैट्स। ये सारे के सारे उन्होंने देखा कि ये सारे भी एक दूसरे एक्सपेरिमेंट में, जब इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा परफॉर्म किया गया तो वो बन रहे थे। तो मिलर ने क्या किया, ओपेरॉन और हेल्डेन की जैसे उन्होंने थ्योरी बताई थी उसको अपने इसमें डिवाइस करके एक लैबोरेटरी सेटअप बनाया
उस लैबोरेटरी सेटअप में क्या किया, उस लैबोरेटरी सेटअप में वही वाली कंडीशंस रखी जो अर्थ की थी उस टाइम पे, हाई टेम्परेचर, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, नो ऑक्सीजन, ये सारी की सारी जो कंडीशंस थी ये सारी की सारी उन्होंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करी और उन्होंने देखा कि स्मॉल स्मॉल जो है छोटे छोटे जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स बन रहे हैं, है ना, छोटे छोटे जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स बन रहे हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, प्रोटीन्स, सॉरी अमाइनो एसिड, शुगर्स, पिगमेंट्स, फैट्स, ये सारे के सारे बन रहे हैं जो कि जुड़ के बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाएंगे और फिर वो आगे जाके क्या है, सेल बनाएंगे और ह्यूमन बॉडी बनाएंगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि लाइफ इट एग्जिस्टेड एंड इट अरोज फ्रॉम द नॉन लिविंग फॉर्म्स। नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ही जो है लाइफ आगे बढ़ी है। एनालिसिस ऑफ मीटियोराइट कंटेंट ऑल्सो रिवील्ड, पैंसपर्मिया पे हम आ गए हैं दोबारा। मीटियोराइट कंटेंट जो बाहर से कॉमेट्स और मीटियोराइट्स आ रहे थे उनको अगर एनालिसिस किया तो देखा कि सिमिलर कंपाउंड से तो देखा गया कि सिमिलर कंपाउंड से, जो कि इंडिकेट कर रहे थे कि सिमिलर प्रोसेसेस जो है कहीं और भी हो रहे हैं, कि सिमिलर प्रोसेसेस जो है वो कहीं और भी हो रहे हैं हमारे स्पेस में, और बट इसके अंदर क्या थे, हमारे लिमिटेड एविडेंसेस थे, तो इट वाज नॉट एक्सेप्टेड। अब ये बोला गया कि अर्थ के अलावा बाहर भी ये कंडीशंस हैं और बाहर भी जो है दूसरे जो हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है वो बन रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें उसके अकॉर्डिंग का प्रूफ भी चाहिए था, पर प्रूफ हमें मिला नहीं, एविडेंसेस थे नहीं। उस पैंसपर्मिया थ्योरी को इसलिए लेस एक्सेप्टेड मान लिया गया कि ये हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है, हर चीज का एक एविडेंस होता है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन क्या क्या होते हैं, हमारे एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन क्या क्या होते हैं। तो एविडेंसेस के बिना कोई भी चीज जो है सच नहीं मानी जाती है। The first non-cellular forms of life could have originated 3 billion years back. 3 बिलियन ईयर्स पहले जो है फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म्स आई थी, जो कि हमारे जायंट मॉलिक्यूल्स होंगे, जो कि मैंने आपको बता दिया कि आरएनए, प्रोटीन्स और पॉलीसैकेराइड्स होंगे। और दीज कैप्सूल दे रिप्रोड्यूस्ड देयर मॉलिक्यूल्स परहैप्स, और द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म आई थी वो हमारी आई थी 2000 मिलियन ईयर्स पहले। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म मतलब फर्स्ट सेल जो हमारा आया था ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, वो हमारा कब आया था? 2000 मिलियन ईयर्स बैक। 2000 मिलियन ईयर्स बैक। All the life forms were in water environment only, and this version of biogenesis, that is the first form of life, it arose slowly through the evolutionary forces from the non-molecules. वाटर के अंदर ही सबसे पहली लाइफ आई थी, हमारी सबसे पहली लाइफ कहाँ पे आई थी? वाटर के अंदर आई थी। और इस वर्जन को, इस बायोजेनेसिस के वर्जन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस बायोजेनेसिस के वर्जन में हम लोग बोलते हैं जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ आई थी वो एवोल्यूशनरी फोर्सेस के थ्रू जो है बनी थी, और उसमें नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स जो थे वो एक्सेप्टेड थे। नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स जो थे वो एक्सेप्टेड थे बाय मेजॉरिटी, कि सबसे पहले हमारे नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स आए और वो ही मेजॉरिटी से एक्सेप्ट हुए। फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ सबसे ज्यादा स्लो आई थी, सबसे ज्यादा स्लो आई थी फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। फिर हमने एक्सेप्ट किया कि हाँ, लाइफ एग्जिस्ट फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स। जो नई लाइफ फॉर्म आती है वो पिछली वाली से ही निकल के आती है, और सबसे पहली कहाँ आई थी? वाटर एनवायरनमेंट में आई थी। इसे हम क्या बोलते हैं? बायोजेनेसिस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। लाइफ फॉर्म्स हमारी कैसे इवॉल्व होती है? सबसे पहले थ्योरी हमारी आती है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इसके हमारे 3 मेन पॉइंट्स थे। सबसे पहला कि जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स आज हम लोग देखते हैं वो ऐसे ही पहले बने थे। जितने ऑर्गेनिजम्स हम लोग आज देखते हैं वो वैसे के वैसे ही पहले बने थे। सेकेंड, डाइवर्सिटी भी पहले जितनी थी क्रिएशन के टाइम पे वो ही आगे फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड होगी। जितनी डाइवर्सिटी क्रिएशन के टाइम पे थी वो ही आगे कैरी फॉरवर्ड होगी। थर्ड, द अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर्स ओल्ड। अर्थ हमारी कितनी पुरानी है? 4000 ईयर्स ओल्ड। एंड ऑल दीज आइडियाज दे वर स्ट्रांगली चैलेंज्ड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। आप खुद बताओ कि जो भी आज हम लोग देख रहे हैं, क्या ये पहले हुआ था? क्या ये वाली लाइफ फॉर्म्स पहले भी थी? या पहले वाली लाइफ फॉर्म्स क्या अभी भी हैं?
ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, नहीं तो फिर एवोल्यूशन ना हुआ होता। अगर पहली वाली ही लाइफ फॉर्म्स अभी हो रही होती, अभी है यहाँ पे रहती एनवायरमेंट में, तो कैसे चलता, पिछली वाली लाइफ फॉर्म्स भी आगे कैरी फॉरवर्ड हो रही होती। सेकेंड, द डाइवर्सिटी इट इज ऑलवेज द सेम, क्रिएशन से लेके अभी तक डाइवर्सिटी जो है पहले से लेके अभी तक सेम ही है और हमेशा सेम ही रहेगी। द अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर्स ओल्ड। ये सारे को जो चैलेंज किया गया था, कब चैलेंज किया गया था? 19th सेंचुरी में, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी स्पेशल क्रिएशन वाली ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे आर नॉट क्रिएटेड एज सच। डाइवर्सिटी जो है वो चेंज होती रहती है, डाइवर्सिटी जो है वो चेंज होती रहती है। और थर्ड, जो अर्थ है इट इज अबाउट 4000 ईयर्स ओल्ड, इट इज अबाउट 4000 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस मेड ड्यूरिंग अ सी वॉयज, HMS बीगल में चार्ल्स डार्विन जो है एक सी वॉयज के अंदर गए थे, उन्होंने कंक्लूड किया कि आज की जो लाइफ फॉर्म्स है वो पहले वाली लाइफ फॉर्म से भी सिमिलर हैं। वो आसपास वालों से तो सिमिलर है ही सही, अब मैं और आप आपस में सिमिलर हो सकते हैं, पर हम लोग पहले वाली लाइफ फॉर्म्स पे भी कुछ एस्पेक्ट में सिमिलर हैं, कुछ एस्पेक्ट में हम लोग सिमिलर हैं। तो वही उन्होंने देखा जब वो सी वॉयाज पे गए अपनी HMS बीगल में, उन्होंने देखा चार्ल्स डार्विन में कि आजकल वाले लोग आपस में तो सिमिलर है ही सही, और वो पिछली जनरेशन से भी कुछ हद तक सिमिलर हैं। Any population has built-in variation in characteristics. Those characteristics enable some to survive better in the natural condition. ये आ गई हमारी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो कि किसने दी थी? हमारी चार्ल्स डार्विन ने। किसने दी थी? चार्ल्स डार्विन ने। तो उस थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या बताती है? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ये बताती है कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर एक बिल्ट इन वेरिएशन होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जो इंसान या जो पॉपुलेशन बेटर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आता है वो बेटर जो है एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट हो जाता है, नेचुरल कंडीशन के साथ अडेप्ट हो जाता है। जो क्लाइमेट है, फूड है, फिजिकल फैक्टर्स हैं, वो आउटब्रीड कर जाते हैं दूसरों को, और वो लेस एंडोर्ड होते हैं टू सर्वाइव अंडर सच कंडीशंस। वो क्या करेंगे? जैसे आज मेरे और आप, हम लोग जो है रिप्रोडक्टिवली फिट है, उसने जो है ये एक वर्ड यूज किया था फिटनेस, सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यूज किया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यूज किया था। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के अकॉर्डिंग नेचुरल सिलेक्शन में जो भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली फिट है और वो नेचुरल कंडीशन को बेटर अडेप्ट कर रहा है, उसे जो है आगे रिप्रोड्यूस करने का हक है, वो आगे रिप्रोड्यूस कर सकता है, अपने ऑफस्प्रिंग्स को बना सकता है। तो उन्होंने यही बोला कि नेचुरली नेचर उन्हीं को सिलेक्ट करता है जो कि बेटर अडेप्टेड होता है एनवायरनमेंट से, जो कि इस एनवायरनमेंट में रिप्रोड्यूस कर पाता है, उसे नेचर सेलेक्ट करता है और बाकी सबको एलिमिनेट कर देता है। All the existing life forms they share the similarities or common ancestors, and these ancestors they were present at different periods in the history of the earth. सारे के सारे जो लाइफ फॉर्म्स है वो शेयर करते हैं कॉमन एंसेस्टर, और ये एंसेस्टर हमारे कब प्रेजेंट होते हैं? डिफरेंट पीरियड्स में। आपके एंसेस्टर, मेरे एंसेस्टर डिफरेंट पीरियड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जियोलॉजिकल हिस्ट्री जो है बायोलॉजिकल हिस्ट्री के साथ हैंड इन हैंड जाती है। जियोलॉजिकली अगर हम लोग चले, हम लोग पीरियड्स, इपॉक्स या फिर एराज के अंदर जाए, तो वो हमारा बायोलॉजिकल एस्पेक्ट भी बता देगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किसके सिमिलर है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया? आज के लेक्चर में हमने बच्चों पढ़ा है सबसे पहले में ओरिजिन ऑफ लाइफ, हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसा था। सबसे पहला हमारा क्या आया था? बिग बैंग थ्योरी। दूसरा हमारा आया थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। थर्ड हमारा आया थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। देन हमारी क्या आई? हमारी आई ऑपरेन एंड हेल्डन की थ्योरी, जो मिलर ने इमिटेट की थी। उसके बाद में आया कि थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, एंड उसके बाद में हमने पढ़ा लाइफ फॉर्म्स कैसे इवॉल्व हुई। सबसे पहली थी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, और सेकंड थी हमारी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, विच इज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने ओरिजिन ऑफ लाइफ देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये जो एवोल्यूशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसका कोई प्रूफ है भी या फिर नहीं, इसके एविडेंसेस है भी या फिर नहीं, क्योंकि बिना एविडेंस के हम लोग जो है प्रूफ नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन।
If you like the video, do like the video, share the video and subscribe to our YouTube channel Adda 24/7 School. तो बच्चों अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।